नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं DN वर्मा, अतिथि सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडिलोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आप सभी का DVLSM एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में थर्ड पेपर अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र विकासशील देशों की तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम इकाई 4 के द्वितीय टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक अभिजन। जी हाँ, अभिजन, इसी को दूसरे शब्दों में संभ्रांत वर्ग भी कहा जाता है। जी हाँ, संभ्रांत वर्ग। सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें आगे समझने में आसानी होगी। आप प्रस्तावना को लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति में किसी समाज या समुदाय में उस छोटे से गुट को कहते हैं जो अपनी संख्या में कहीं ज़्यादा धन, राजनीतिक शक्ति या सामाजिक प्रभाव रखता है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि जो धन बल में श्रेष्ठ है वो संभ्रांत है। संभ्रांत का वास्तव में अर्थ होता है किसी व्यक्ति की स्थिति के होने से, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास धन बल न हो तो वह संभ्रांत न हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब यह है कि संभ्रांत एक ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसके व्यवहार को अमल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तत्पर रहता हो। मोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में संभ्रांत वर्ग अपने क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। परिचय के रूप में हम लोग देखें, जी हाँ, परिचय के रूप में हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र में नियंत्रणकारी संरचनाओं के शीर्ष पर मौजूद छोटे और अपेक्षाकृत समरूप अभिजन की संज्ञा दी जाती है। इसके समानार्थी लैटिन एलिट का मतलब चुना हुआ या सर्वश्रेष्ठ होता है। एलिट बनने के लिए सत्ता, सुविधा, योग्यता और संगठन तथा नेतृत्व और क्षमता का होना अनिवार्य होता है। किसी भी व्यवस्था या प्रणाली को जारी रखने के लिए सत्ता जरूरी समझा जाता है। सत्ता को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के माध्यम से पूरी शक्ति को कंट्रोल किया जाता है तथा समय समय पर अपनी क्षमताओं के अनुसार किसी दूसरे लोगों का चयन कर शक्ति का संचार किया जाता है। अब बात करें हम लोग परिभाषा की, तो पहली परिभाषा आप देख सकते हैं जहाँ पे पैरेटो है। पैरेटो को कहना है कि एलाइट एक खास तरह के मनोवैज्ञानिक गुण रखते हैं जिनके आधार पर कुटिलता, छल, ताकत और फैसलाकुन पहल आदमी का इस्तेमाल करते हुए वह सत्ता पर काजिब रहता है। चूँकि अभिजनों का गुट छोटा सा होता है, इसलिए उससे अधिक संगठित और सुसंगत रूप में कार्यवाही करने में आसानी होती है। साथ ही वह यह कहता है उसके सदस्य आपस में लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, जिससे आपसी मतक्यों के आधार पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि अभिजन हमेशा ही अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह कभी कभी जन इच्छा की अवहेलना करने पर राजनीति से दूर भी चला जाता है। इसके विकास की आगे हम लोग चर्चा करें तो पता चलता है कि शुरू में अभिजन सिद्धांत एक लोकतांत्रिक विरोधी अवधारणा थी, जिसका सूत्रीकरण शासकों के प्राधिकार को न्यायसंगत ठहराने के लिए किया गया था, ताकि यूरोप की विकसित हो रही लोकतांत्रिक शासन पद्धति की वैधता को चुनौती दी जा सके। आगे चलकर 20वीं सदी के मध्य में इस सिद्धांत की अंतर्दृष्टियों से लोकतांत्रिक सिद्धांत को पुष्ट करने की चेष्टा की गई। इसके पीछे मकसद साम्यवादी या फांसीवादी नेतृत्व में चल रहे जन आंदोलनों से उदारवादी लोकतंत्र को बचाना था। लोकतंत्र में आवश्यक नहीं के नारे
अभिजन सत्ता से ही प्रारंभ हुई है। आज की लोकतंत्र व्यवस्था में अभिजन के कई समूह सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हुए देखे जा सकते हैं। पहले से जमे हुए अभिजन समूह की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोकतंत्र के मंच पर नए अभिजनों का आगमन होता रहता है। शुरू में अभिजनों का चयन केवल उच्च वर्गों से किया जाता था, लेकिन अब निचले व तबकों के नेतृत्वकारी शक्तियां भी अभिजनों की श्रेणी में शामिल कर ली गई है, जिससे लोकतंत्र काफ़ी सफल रहा है। अभिजन सिद्धांत में अगर हम लोग देखें तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, ऐसा कई विचारकों का मानना है। प्लेटो ने शासन करने के लिए ऐसे लोगों की शिनाख्त करने का सुझाव दिया था जिनके पास हुकूमत करने की आवश्यक प्रकृति प्रदत्त योग्यताएं हों। इतिहास और राजनीति को समझने का एक प्रचलित तरीका उन अभिजन का अध्ययन किया जाए जिनके पास समाज के बहुत सारे क्षेत्रों के लिए निर्णय लेने की क्षमता एवं अधिकार हो। अभिजन सिद्धांत से काफ़ी विचारक प्रभावित हुए हैं। हम उसमें पैरेटो, मिचेल्स, ऐसे और कई भी विचारक हैं जिनका नाम इसमें लिया जा सकता है। एक और विचारक हैं जोसेफ शुम्पीटर, उन्होंने भी लोकतंत्र का सिद्धांत या लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत दिया था। वैसे यहाँ ये बात भी बता दें कि अभिजन सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। इसका प्रादुर्भाव अरस्तु और प्लेटो के समय से माना जाता है, जो कि आज वर्तमान समय में भी प्रचलित हैं। अमेरिकी अभिजन का अध्ययन करने वाले सी राइट मिल ने पावर एलाइट की अवधारणा का सूत्रीकरण किया। मिल के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 तरह के अभिजन एकीकृत हो चुके हैं, जो औद्योगिक, राजनीतिक और फौजी 3 चीज़ों पे दिलचस्पी दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि पावर ऑफ एलाइट लोकतंत्र के लिए नुकसानदेही के साथ साथ महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे अभिजन सिद्धांत के अंतर्गत उनके प्रकारों के। तो अभिजन सिद्धांत में इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा शैक्षणिक। एक एक टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका सामाजिक। जी हाँ, सामाजिक। इसमें हम कह सकते हैं इन लोगों का सामाजिक स्तर सबसे ऊंचा होता है। इनके जैसे दिखने वाले, वेशभूषा वाले और बोलचाल वाले लोगों को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अक्सर लोग इनके जैसे दिखने की चेष्टा करते हैं और टेलीविज़न और चलचित्रों में इन्हीं को अच्छी छवि के साथ दर्शाया जाता है। समाजशास्त्री इस संदर्भ में अक्सर मैक्सिको का उदाहरण देते हैं, जहां हर रंग के लोग हैं, लेकिन उस देश में स्पेनी कब्जे के बाद से श्वेत रंग, सुनहरे बाल और यूरोपीय लगने वाले लोगों को ऊंचा स्तर दिया जाता है। अब हम बात कर ले द्वितीय प्रकार, जिसका नाम है आर्थिक। यह समाज के सबसे धनवान लोग होते हैं और अक्सर अपने प्रभाव से अपने इस स्थान को बनाए रखने के लिए राजनीतिक और न्याय प्रणाली का भी प्रयोग करते हैं। कई सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में कुल 22 परिवारों का एक आर्थिक और औद्योगिक संभ्रांत वर्ग 20 करोड़ से कम आबादी वाले देश के 66% उद्योग, 70% बीमा और 80% बैंक संपत्ति का मालिक है। आगे हम बात कर लेते हैं तीसरा, जिसका नाम है राजनीतिक। जी हाँ, राजनीतिक संभ्रांत। इस वर्ग के लोग किसी नगर, प्रांत या देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव रखते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे हमेशा सत्ता में हों, लेकिन लंबे अरसे तक उनकी शक्ति बनी रहती है, चाहे वे सत्ता के अंदर या बाहर होते हो।
पाकिस्तान के राजनीतिक उच्च वर्गों को इसका एक उदाहरण कहा जा सकता है। आगे चर्चा करते हैं। चौथे प्रकार जो है शैक्षिक अर्थात शिक्षा। यह समाज के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक शिक्षा ग्रहण कर चुके होते हैं, विशेषकर ऐसी शिक्षा जिससे आर्थिक, व्यावसायिक या सामाजिक स्थिति में लाभ हो। बहुत से समाजशास्त्री इंग्लैंड के पब्लिक पाठशालाओं, पब्लिक स्कूल में पढ़े लोगों को इसका एक अच्छा उदाहरण मानते हैं। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक अभिजन ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं जो राजनीति के प्रति अपना व्यवहार दिखाते हैं और राजनीति में रुचि लेते हैं, बशर्ते वे लोग होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वह बहुत ही स्ट्रांग माने जा सकते हैं। इस तरीके से आज का हमारा यह टॉपिक पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।